एक बार प्राणायाम वाला पढ़ेंगे। चलो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी, मैम पढ़ना है? पढ़िए। Mechanism of respiratory system and gas exchange, regulation of respiration, physiological effect of pranayam, changing of ratio of oxygen and carbon dioxide in our body, enabling different groups of muscles in breathing. Pranayam as a respiratory pump reflects impact over sympathetic and parasympathetic nervous system. Role of pranayam on lung function test. Role of pranayam and other yoga practices on compliance, ventilation, perfusion ratio, alveolar ventilation, dead space volume, and minute ventilation, neurophysiological mechanism of केवल अंतर and बहिर्गुम्फक। ठीक है, इसमें क्या है? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड गैस एक्सचेंज। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रणाम भैया प्रणाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मैकेनिज्म है और गैस एक्सचेंज है, तो दोनों का गैस एक्सचेंज कहाँ हो रही है? हमारी गैसेस कहाँ पर एक्सचेंज हो रही है? एल्वियोल्स में। ठीक है, और मैकेनिज्म क्या है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का? कि हम आदान प्रदान, हाँ आदान प्रदान में प्रक्रिया, और दूसरा ये हुआ कि जब हम एयर पूरे टाइम है हमारे वातावरण में, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन पूरे टाइम नहीं है। एयर पूरे टाइम है वातावरण में और ऑक्सीजन पूरे टाइम नहीं है। तो जो एयर है, हमें किसकी ज़रूरत है? एयर के साथ ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। एयर की तो ज़रूरत है, एयर के बिना तो 1 मिनट भी नहीं रहेंगे, लेकिन एयर के साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो फिर बॉडी का जो मैकेनिज़्म है, जो हमारी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, जो ऑक्सीजन O2 हमारा CO2 में कन्वर्ट होकर बाहर आएगा, तो वो क्या होगा? वो हमारे बॉडी के लिए सूटेबल होगा। कि जैसे ही हमारे जो मैकेनिज़्म है, एयर के साथ ऑक्सीजन मिला, लंग्स के थ्रू एल्वियोल्स में पहुंची ऑक्सीजन, और जो हमारा CO2 है वो एल्वियोल्स के थ्रू फिर हमने बाहर कर दिया। अब देख रहे हैं कि जितनी देर में जब हम लोग पढ़ते हैं, कई बार हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, प्राणायाम कभी भी अक्सर बात करते हैं कि ऑक्सीजन, जब हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट सप्लाई करता है तो ही पूरी बॉडी प्रॉपर वे में एक्टिवेट होती है। जब तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं होगा, तब तक हमारी बॉडी पॉजिटिव मैनर में काम नहीं करती। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हो रहा है? जो हम, क्योंकि लंग्स क्या कर रहे हैं? ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स के थ्रू हो रहा है। तो लंग्स ब्लड को क्या कर रहे हैं? प्यूरिफाई किया, तो प्यूरिफाई ब्लड का मीन्स है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट क्या कर रहे हैं? पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं, सभी अंगों को। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जब हार्ट सप्लाई करेगा तो पूरे सेल हमारे एक्टिव मोड में आ जाएंगे। बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अब एक एक सेल की में एनर्जी कहाँ जा रही है? वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जा रही है। ऐसे हमारे गैसेस का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है? एल्वियोल्स में हो रहा है, एल्वियोल। ठीक, और जो हमारा एक एक सेल में देखेंगे, वहाँ गैसेस कहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ पहुँच रहा है? तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वो पावर हाउस है। तो हर सेल का, जैसे हमारी पूरी बॉडी का पावर हाउस क्या है? हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो लंग्स, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम पावर हाउस में नहीं, स्प्लीन पावर हाउस में जाएगा। ठीक, ऐसे तो सिस्टम में कई जाएंगे, लेकिन ऑर्गन में स्प्लीन जाएगा। सिस्टम में 3 सिस्टम चले जाएंगे, लंग्स भी जाएंगे, हार्ट भी जाएगा और लिम्फेटिक सिस्टम भी जाएगा, क्योंकि ब्लड सेल्स हैं वहाँ पर। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे सेल के अंदर कहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच रहा है। तो सेल जो हमारी बॉडी में लंग्स काम कर रहे हैं, वही सेल के अंदर भी लंग्स हैं, वहाँ पे भी सेल काम कर रहे हैं। तो जो लंग्स में, वहाँ पर गैसेस हमारी
जो एनर्जेटिक फॉर्म में वर्क करेंगी तो वो कहाँ जाकर वर्क करेंगी ऑक्सीजन, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। जो भी हम खाते पीते जितना भी हमें हमारी ऊर्जा है वो सब कहाँ वर्क करती है, सब माइटोकॉन्ड्रिया में वर्क करती है। और सभी ऊर्जा किस फॉर्म में वर्क करती है, गैस के फॉर्म में वर्क करती है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि हमारा ब्लड का जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो बाहर किया हार्ट ने, इम्प्यूरिफाइड ब्लड बार बार सप्लाई कर रहा है, प्यूरिफाइड ब्लड सब वो हार्ट प्यूरिफाइड ब्लड को बॉडी में पहुंचा रहा है और इम्प्यूरिफाइड को कहाँ भेज रहा है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये सब प्रोसेसिंग कितने टाइम में हो रही है, जितने टाइम में हमने श्वास लिया हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा दिया। हमने श्वास को छोड़ा, एक्सेल किया, तो हार्ट ने क्या किया, जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड था वो किसके पास भेजा, लंग्स के पास। लंग्स ने उसको एक्सेल कर दिया। और लेकिन ये सब काम हुआ कहाँ पर था, एल्वियोल्स में। एल्वियोल्स क्या है, लंग्स का एक बेसिक पार्ट है। तो ये बेसिक पार्ट्स है, तो ये क्या है, ये बड़ा ध्यान से समझना है कौन सा फंक्शन कहाँ कैसे काम कर रहा है। एक होता है हम लोग बोल देते हैं कि लंग्स काम करते हैं, श्वास लेनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, पर क्यों, कैसे, क्या, अगर इतना आपको समझ में आ गया है, बहुत टफ लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो पता हो कि किसका कार्य क्या है। श्वास ले रहे हैं, श्वास कब प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएंगे, भोजन करते समय नहीं ले पाएंगे, और भोजन करते समय भी ले लेंगे, वो भी बहुत टफ काम नहीं है। टफ ये है कि भोजन करते समय यदि बात भी करने लगे तो फिर जो श्वास का सिस्टम है वो बिगड़ेगा, लेने का जो रिदम है वो बिगड़ेगा, क्योंकि जो हमारा विंड पाइप है, ट्रैकिया है, वो क्या है, वो दोनों काम एक साथ नहीं करते हैं। वो भोजन करेगा तो उस क्षण पे श्वास रुकेगी, श्वास लेंगे तो उस क्षण पर एक क्षण के लिए भोजन अंदर जाना लगेगा। तो ये सब कहाँ हो रहा, विंड पाइप में हो रहा, ट्रैकिया में हो रहा। एसोफेगस क्या है, आहार नाल है, वो हमारा भोजन पहुँचाने का काम कर रही है। श्वास जो है वो क्या है, ब्रोंकाई है हमारे, ब्रोंक्यूल्स है हमारे, फिर नीचे जो पार्ट है वो एल्वियोल्स में जा रहा है। एल्वियोल्स क्या है, जस्ट लाइक अ बलून्स, जैसे गुब्बारे होते हैं, उनमें जब हवा भरी फूल जाएंगे, हवा बाहर निकली तो फिर से श्रिंक हो जाएंगे। ऐसे जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं और अच्छा फील करेंगे, तो नेवल वाला पोर्शन फील कर पाएंगे। जब श्वास छोड़ेंगे तो फिर हम वो अंदर जा रहा है पेट। कई बार क्या है, मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा। बताने में तो कह देंगे, श्वास लेने में गलती करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उन लोगों की भी बात बोल रहे हैं। उन्हें लगता है श्वास ले रहे हैं तो हमारा पेट अंदर जा रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक कर लेना है कि श्वास लेते समय पेट बाहर आएगा, अंदर नहीं आएगा। क्योंकि जब आराम से आप देखेंगे ना तो ऐसा फील होता है कि श्वास ले रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो अच्छा फील करेंगे। फिर आते हैं जो हमारा साइकोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। साइकोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा हमारा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट तो यही हो गया कि श्वास ले रहे हैं, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो फिर हमारे जो गैसेज हैं वो प्रॉपर वे में वर्क करेंगे। साइको क्या है यहाँ पर, कि जितना अच्छे ढंग से हम श्वास लेते हैं उतना हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो नॉर्मल होती जाती है, कम होती चली जाती है। जितना हमारे विचारों की संख्या है वो कम होती जाती है। जितना विचारों की संख्या कम होती जाती है उतना हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता जाता है। ये साइको इफेक्ट है। तो ये भी क्लियर हो कि हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है और साइको इफेक्ट क्या है। फिर इसमें यदि हम लोग देख लें यौगिक इफेक्ट है। यौगिक इफेक्ट क्या देखेंगे कि जब हम सही से श्वास लेते हैं तो हमारे सारे चक्रों का जागरण होता है। अब चक्रों का जागरण का मतलब यही नहीं है कि सब अध्यात्म को प्राप्त करेंगे। चक्रों के जागरण का मतलब है हमारे सभी सिस्टम में जितनी ग्लैंड्स हैं उनमें हार्मोन्स प्रॉपर वे में सिक्रेट होंगे। तो ये क्या है, ये हमारा यौगिक इफेक्ट हो गया। साइंटिफिक भी हो गया, यौगिक भी हो गया, साइकोलॉजिकल भी हो गया। तो ये हमने क्या देखा, जब हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ये इफेक्ट दिखाई देगा। फिर चेंजिंग ऑफ रेशियो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी।
ये भी एक बदलाव भी देखते हैं, कर भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जितना गहरा हम सांस लेंगे उतना अच्छा हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन फिर ध्यान में रखना है, इतनी भी हमें जानकारी हो सबके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि हम थेरेपिस्ट बनने जा रहे हैं तो इतना पता हो कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वहाँ एयर में पॉल्यूशन अधिक है या ऑक्सीजन अधिक है। ऑक्सीजन अधिक है तब तो कोई बात नहीं, पॉल्यूशन अधिक है तो हम प्राणायाम के लिए वातावरण हमें तैयार करना पड़ेगा। ऑक्सीजन अधिक है तो नेचुरल है, कोई तैयारी नहीं करनी, आराम से सांस लेंगे। और यदि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो फिर हम एक वातावरण तैयार करेंगे ऑक्सीजनेटेड एयर लेने का। तो हमें क्या करना है, फिर छोटे छोटे कुछ चीज़ें अरेंज करनी है, जिसमें से सबसे सरल तरीका है तुलसी का पौधा 24/7 एयर दे रहा है। फिर उसके बाद जो लौंग और कपूर है, इसको आप जहाँ जलाते हैं वहाँ पर काफ़ी देर के लिए ऑक्सीजन एयर में काम करना शुरू करती है। हम लोग सोचते हैं लौंग और कपूर जलाने से कोई वैसी चीज़ें होती हैं। लौंग और कपूर जब भी अभी नवरात्रि में तो मोस्टली लोग जलाते हैं, वैसे भी लोग घरों में जलाते हैं। लौंग और कपूर क्या है, ये हमारे वातावरण को शुद्ध कर देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को हटा देते हैं। फिर दूसरा इसी में और क्या है जो चेंजिंग ऑफ रेशियो में, कि अब हमने एक तो वातावरण तैयार किया, दूसरा ये हमने जितना श्वास को गहरा लेना शुरू किया, डीप ब्रीदिंग करना शुरू किया, वो भी हमारे रेशियो में एक बदलाव लाएगा। रेशियो में बदलाव लाने से हमारे व्यक्तित्व में एक बदलाव आएगा। रेशियो में बदलाव लाने से व्यक्तित्व में बदलाव आएगा और स्वास्थ्य सुधरेगा। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। फिर है इसमें इनेबलिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मसल्स इन ब्रीदिंग। जो हमारे ब्रीदिंग के जो मसल्स हैं वो क्या होंगे, इनेबलिंग डिफरेंट, वहाँ पे भी एक डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो एबल भी है, कुछ इनेबल भी है वहाँ पर। तो ये क्या होंगे कि जो हम लोग श्वास लेते हैं तो जो हमारे मसल्स हैं, कभी आपको हम अक्सर बोलते हैं श्वास लेते समय माइंड से स्पाइन को लूज करें। ठीक, माइंड से स्पाइन को लूज करने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि स्पाइन क्या है, प्रॉपर मैसेज ले जा रही है ब्रेन में। स्पाइन क्या कर रही है, ब्रेन में प्रॉपर मैसेज ले जा रही है। तो जैसे ही ब्रेन में जो मैसेज जा रहा है वो यदि ठीक जाएगा, वो ठीक कब जाएगा, आप बहुत ऐसे करके बैठ जाइए, सिकुड़ जाइए, जितने मसल्स को श्रिंक कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, उतना ही हमारा जो स्पाइन से प्रॉपर मैसेज जाना है ब्रेन को वो नहीं जाएगा। तो हम माइंड से जब स्पाइन को लूज कर लेते हैं तो क्या होता है कि फिर हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है या जो विचार आ रहे हैं वो थोड़ा सा ओपन होकर एक्टिवेट होंगे। ओपन होकर जब विचार हमारे चलते हैं तो वो मैसेज ब्रेन को जाएगा और प्राणायाम करने के लिए डीप ब्रीदिंग कर पाएंगे। तो थोड़ी देर में आपके कम अच्छे विचार भी होंगे तो वो भी सकारात्मक होने लगेंगे। तो ये किसके लिए, मसल्स को, हमारे पूरे बॉडी के एक एक जो मसल्स हैं सबके लिए बात हो रही, वो लंग्स के हों, वो हार्ट के हों, हमारे अपर लिम्स, लोअर लिम्स, कहीं के भी मसल्स हो, सभी मसल्स को यदि हमें एक समय पर एक्टिवेट करना है तो स्पाइन को लूज करना। स्पाइन को लूज करते ही सारे मसल्स पर इफेक्ट आ जाए। इसके बाद है प्राणायाम एज ए रेस्पिरेटरी पंप, एक पंप की तरह है, क्योंकि पंप क्या कर रहे हैं, जैसे ही पानी एक बार फोर्स डाला जाएगा, एक बार पानी निकलेगा, तो एक बार श्वास हम लेंगे और एक बार फोर्सफुली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेंगे। तो ये जो हमारा प्राणायाम एज ए रेस्पिरेटरी पंप है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें अपनी प्राण शक्ति को बहुत अच्छा रखना है, स्ट्रांग रखना है, तो क्या करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है। और जब हम एक आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल और जो हमारा यौगिक इफेक्ट है वो बताते हैं। जब हम लोग श्वास को होल्ड करने लगते हैं, होल्ड करने से क्या होता है, जैसे सपोज करके कोई हमने मान लो अपनी मुट्ठी ली,
फिस्ट है और हमने उसको बंद कर लिया। एक होता है हाथ खुला है कोई बात नहीं, उसको हमने फोर्सफुली बंद कर लिया और इतना फोर्सफुली बंद किया कि हमें फील होने लगा कि मेरी उंगलियां दब रही हैं, मेरी हथेली को दबा रही हैं, इतना फील हो रहा है और रोक भी लिया। उसके बाद देखेंगे जैसे ही आप खोलेंगे अपनी उंगलियों को ओपन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि अब जो हमारा ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है वो बढ़ गई, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो बढ़ गया है। ऐसे ही जब हम लोग श्वास को रोक देते हैं तो जितने मसल्स में जहाँ जहाँ भी जिस जिस सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है वो जब एक बार होल्ड कर लेते हैं और फिर हम श्वास को एक्सेल करते हैं, और जब श्वास को एक्सेल करने के बाद बाहर होल्ड करते हैं और फिर श्वास को इनहेल करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो मसल्स बिल्कुल डीएक्टिव हो गए, वर्क नहीं कर रहे हैं, सॉरी इनएक्टिव हो गए, तो इनएक्टिव मोड में भी जो सेल्स पड़े हुए हैं, मसल्स पड़ी हुई काम नहीं कर रही हैं, वो सब क्या होता है अपने आप फोर्सफुली काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे नॉर्मल कोई फोर्स नहीं होता है। ये वही हो गया जैसे एक हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे कि एक व्यक्ति बहुत धीरे चल रहा है, एक लंगड़ा व्यक्ति है वो चल भी नहीं पा रहा, जो इसका पैर ठीक नहीं है, लेकिन पीछे से कोई व्यक्ति या कोई डॉगी बहुत तेज से बस ऐसे दौड़ाने लगे उसको कि जैसे लगे कि अब उसके प्राण संकट में है, तो आप देखना उसकी भी चाल बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? बहुत सारे काम जब फोर्सफुली किए जाते हैं तो उनका एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। जिस दिन आपको लगता है कि आज ये काम नहीं किया तो अब मेरा काम रुक जाएगा, उस दिन आप किसी भी कंडीशन में काम को कर लेते हैं। और जब तक आपके पास समय होता है तो बहुत बार ऐसा लगता है नहीं अभी कर लेंगे, काम तो छोटे, अभी कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी क्षमता है कि हम लोग उसको ध्यान से कभी देखते ही नहीं है। हम लोगों की बॉडी का सदुपयोग कौन कर सकता है? हमारा माइंड कर सकता है, और माइंड का को सही ढंग से कौन काम में ले सकता है? प्राण शक्ति, प्राणायाम है, ठीक है। माइंड को कौन शक्ति काम में ले सकते हैं? हमारी प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति ही वो माध्यम है, प्राणायाम ही वो माध्यम है जो हमारी इनएक्टिव बॉडी को, इनएक्टिव मसल्स को, इनएक्टिव सेल्स को एक प्रॉपर मोड में एक्टिव कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसको ध्यान में रखना है कि यदि हम प्राणायाम पहले रिदमेटिक फॉर्म में करेंगे तो साइको फिजियोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारे, जो हमारे यौगिक इफ़ेक्ट हैं वो आ रहे हैं, तो वो कैसे पता चल रहा है? तो पता चलने का मतलब है कि जब आप पहले श्वास ले रहे थे तो कहाँ तक ले पा रहे थे, फिर आप श्वास कैसे लेने लगे, फिर जो विचार जो चल रहे थे उनका थॉट प्रोसेस क्या हो, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट में चला जाएगा। तो ये सब क्या है, इसको ध्यान में रखने के लिए तो जो हम लोग रोकने वाले जब भी प्राणायाम करते हैं, होल्ड करते हैं ब्रेथ को इन एंड आउट, तो दोनों साइड में हमारे सारे बॉडी के सेल मसल्स इनएक्टिव मोड से एक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा, जब हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो जो हमारे दोनों नॉस्ट्रिल हैं वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं? हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब ध्यान से फिर समझ लें, सिंपैथेटिक पहले आता है और योग में लेफ्ट नॉस्ट्रिल की बात करते हैं, तो सिंपैथेटिक है हमारा राइट ब्रेन और पैरासिम्पैथेटिक लेफ्ट है। लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है और राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल प्रभावित हो रहा है, लेकिन किसको कंट्रोल में ले रहा है? राइट को। राइट से श्वास ले रहे हैं, राइट प्रभावित हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, कंट्रोल किसको कर रहा है? लेफ्ट को। इट मीन्स सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम जब काम करेगा तो बीपी हाई होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, और जब थोड़ी देर हम ठहर जाते हैं, पानी पी लेते हैं, शांत बैठ जाते हैं, तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो सिंपैथेटिक को कंट्रोल में ले लेता है। अब ये अभ्यास जब हम प्राणायाम टेक्निकल वे में करते हैं तो ये वाली स्थिति ही नहीं आएगी जल्दी से
कि आपका ब्रेन बहुत एक्टिव मोड में आ जाए, मतलब एक्सेस मोड में आ जाए। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब प्राणायाम रिदमेटिक फॉर्म में किया जाता है तो आपका कोई भी काम एक्सेस मोड में कभी नहीं जाता है, ना हाइपर होगा ना हाइपर होगा, दोनों के अंदर रहेगा। ठीक है, प्रणाम हेमंत भैया। प्रणाम डॉक्टर साहब। ठीक है, तो अब हम इसके बाद आप लोग एक छोटा सा इसका पूरा की नोट से बनाएंगे। कल अभी हम इसको और एक बार कवर करेंगे। ठीक है, अभी नीचे वाले पॉइंट्स। अब हेमंत भैया आप पूछ लीजिए। हाँ जी, सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? ध्यान से देखिए एक बार। ह्यूमन बॉडी पैरामीटर्स अर्थात मानव शरीर के अंदर के जो मापदंड होते हैं उनके बारे में आज जानेंगे अपन। ब्लड प्रेशर जो है 120/80, हार्ट रेट 60 से 80 के बीच 1 मिनट में। कुछ चीजें तो इतनी कॉमन है जो सबको पता है, कुछ चीजें थोड़ी जानने की जरूरत है, वो अभी आप ध्यान से देखते रहना, समझते रहना, क्योंकि अभी प्राणायाम का टॉपिक चल रहा था, उससे संबंधित भी अपन लंग्स की कैपेसिटी की भी बात करेंगे। रेस्पिरेशन, श्वसन हमारा 1 मिनट में कितना होता है? 14 से 20। सांस भरना, सांस छोड़ना, ये एक हुआ, एक रेस्पिरेशन यानी एक श्वसन, जिसमें श्वास भी और प्रश्वास भी दोनों जुड़े हुए। बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में पूछें अथवा फ़ारेनहाइट में, दोनों अपने को पता होने चाहिए। लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक कभी भी किसी में भी ये सारे सवाल कभी भी कहीं भी उठ सकते हैं, ध्यान रखना। फिर बॉडी मास इंडेक्स BMI 18.5 से 25 के लगभग है। वेस्ट सरकमफ्रेंस 40 मैन की और 35 जो है फीमेल की, कमर की परिधि की बात की जा रही। फिर वेस्ट हिप रेशो, इसको छोड़ देंगे। एक हमारा फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है 100 से कम होना चाहिए, है ना। और पर मिलीलीटर की बात कर रहे हैं ब्लड की। HDL जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो 40 से थोड़ा ऊपर 50 तक, 40 से ऊपर मैन का, 40 तक मैन का और 50 तक लगभग फीमेल का, है ना, महिला का। और LDL भी कुछ इसी तरह से, और ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों को भी अपन याद कर लेंगे, है ना। ये सामान्य चीजें हैं जो हार्ट से संबंधित चीजें आती है। बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो एवरेज यूरिन में जो है आउटपुट पर डे कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर पर डे, एवरेज यूरिन आउटपुट पर डे। सलाइवा प्रोडक्शन आधे से 1.5 लीटर। भोजन में बहुत सारा खर्च हो जाता है, बहुत सारा दूसरे कार्यों में खर्च होता है। CSF इसको छोड़ देते हैं। ब्लड की बात कर रहे हैं, जो अपन लेवल 3 से पढ़ते आ रहे हैं, कितना ब्लड शरीर में होता है, तो 7% के लगभग होता है। लिम्फ, इसको भी छोड़ दो, लिम्फेटिक सिस्टम में इतना गहराई से ये वाला नहीं आएगा। एक कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर पर मिनट में जो है हमारा हृदय चलाता है। मतलब एक चैम्बर से जब रिलीज होता है ना ब्लड, आपने देखा वेंट्रिकल और एट्रियम, ये 2 चैम्बर, निलय और आलिंद, इनकी बात कर रहे हैं। तो एक चैम्बर से जब छूटता है तो सारे दिन पूरे मिनट में कितना छूटता है? तो 5 लीटर छूटता है, एक चैम्बर छूटता है। इसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। नंबर ऑफ बोन, ये सबको पता ही है आपको, 2 ऊपर का अपेंडिकुलर और कौन सा था जी? बोलो बोलो। HCL। एक्सियल और अपेंडिकुलर ना, 206 हड्डियां दोनों मिला के 126, एक में 80, एक में 80 ऊपर वाले में और नीचे वाले में जो है 126। फिर उसके बाद हम देखें नंबर ऑफ मसल्स, लगभग 640 है, कहीं 637, कहीं 670, कहीं 600, तो एवरेज आप अप्रोक्सीमेटली 640 याद रखना। लिम्फ नोड्स हमारे शरीर में 500 से 600 होते हैं। ब्लड की कंपोनेंट्स की बात करें तो प्लाज्मा 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, पूरे शरीर में जितनी रक्त मात्रा है उसका 55% जो है हमारे अंदर प्लाज्मा होता है। RBC
41% होता है और WBC 4% होता है। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख, लेवल 1 से हम आपको पढ़ा रहे हैं। हेमोग्लोबिन 13 से 17 पुरुषों में और 11.5 से 15.5 महिलाओं के अंदर होता है। फिर यहाँ पर प्राणायाम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ध्यान से समझेंगे। टाइडल वॉल्यूम ना, टीवी कहते हैं इसको, ये 500 ml पर ब्रीथ। फिर VC, फिर TLC, ये सब चीजें क्या है, इसके लिए एक स्लाइड को देख लेते हैं। ये स्लाइड है, ध्यान से देखेंगे। पहला है सामान्य श्वास लेने की दौरान फेफड़ों में जितनी श्वास फेफड़ों में जाने वाली या बाहर आने वाली जितनी वायु है उसकी मात्रा की बात करें, टाइडल वॉल्यूम। फिर प्राणाधार क्षमता, वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो फेफड़ों में अधिकतम सांस लेने के बाद बाहर निकाले जा सकने वाली हवा, जिसकी मात्रा की बात कर रहे हैं। फिर टोटल कैसे नापेंगे, तो टोटल नापने के लिए पहले अपन आरवी देख लेते हैं। अधिकतम श्वास छोड़ने के बाद फेफड़ों में जो बची हुई श्वास है उसको आरवी कहते हैं ना, रेसिडुअल वॉल्यूम आरवी। फिर उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो अंदर सुरक्षित रह जाती है। श्वसन आरक्षित आयतन इसको हिंदी में कहते हैं। और इसको कहते हैं सामान्य सांस जो आपने बाहर छोड़ी उसके बाद बलपूर्वक जो श्वास बाहर निकालते हैं उसको ERV कहते हैं। और ऐसे ही अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, यह हवा की वह मात्रा है जो कोई व्यक्ति सामान्य सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक अंदर ले सकता है, वह मात्रा औसतन इसकी मात्रा को छोड़ते हैं। ये कैसे चेक करते हैं, TLC कैसे चेक करेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी, VC प्लस RV, VC यानी प्राणाधार क्षमता प्लस RV यानी कि ये वाली अधिकतम श्वास, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो TLC आ जाएगा। कैसे आएगा, अब इसको देख लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो दोनों को किस किस को जोड़ देते हैं, एक बार कोई भी व्यक्ति बताओ, किस किस को जोड़ देते हैं, VC और RV को। ठीक है, VC और RV, VC और RV का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी 4800 और RV यानी ये वाली, तो 1200 के लगभग। तो 4800 1200 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 6 लीटर, है ना। 6 लीटर मतलब वही 6000 ml, इतनी ये टोटल लंग कैपेसिटी अपने को निकालनी आनी चाहिए। इसलिए आपके लिए 2 स्लाइड मैंने बना दी। समझ में आई क्या, बिल्कुल सरलता से। इनको और देखना अच्छे से, मैं रिकॉर्डिंग भी इसकी भेजूंगा। अब ये लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ये सामान्य सी बातें, इसमें समझाना कुछ भी नहीं। छोटी हाथ कितनी लंबी, बड़ी हाथ कितनी लंबी, सारा सिस्टम वो है। ठीक है, इसको भेज देंगे। अभी हम यहीं पर शांति पाठ, डॉक्टर साहब शांति पाठ कराऊं? हाँ हेमंत भाई करवा दीजिए। कल सभी लोग पूरा जो अभी पढ़ा है वो प्रॉपर तरीके से तैयार करके रखेंगे। करवा दीजिए हेमंत भाई। शांति शांति शांति।